Hello students, can you hear me bete? Can you hear me? Please reply yes or no. Okay bete, thank you very much. देखिए यस्टरडे कल हमने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट की थी बेटे, ठीक है। आपको तो पता ही है मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा कर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन को बेटे खड़ा रहने के लिए, स्टैंड करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए जो ह्यूमन स्केलेटन है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी एक स्ट्रक्चर चाहिए जिस पर वो खड़ा होकर आगे बेटे बढ़ सके, ठीक है, कंपटीशन को बेटे डिफीट कर सके। तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने को ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इसके अंदर हम एक्टिविटीज का निर्धारण करते बेटे, एक्टिविटीज का निर्धारण करने के बाद उनकी ग्रुपिंग्स करते हैं। ग्रुपिंग यानी कि सिमिलर एक्टिविटीज को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज रिलेटेड जो एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए एक ग्रुप तैयार कर दिया जिसे हमने नाम दिया परचेज डिपार्टमेंट। तो ईच ग्रुप के लिए ईच डिपार्टमेंट होता है। सेल रिलेटेड एक्टिविटीज है बेटे, उसके लिए हमने नाम दिया सेल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलर एक्टिविटीज को हम बेटे डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट में बांटने के बाद जो अथॉरिटी होती है उसे डिफाइन करते हैं कि अथॉरिटी किसकी क्या है, कौन कौन से डिसीजन कौन सा व्यक्ति लेगा बेटे, ठीक है। कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये सारा भी तय बेटे ऑर्गेनाइजिंग के दौरान ही किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में पहले एक्टिविटीज का निर्धारण होता है बेटे, फिर ग्रुपिंग यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है बेटे, ठीक है। पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जाती है, रिलेशनशिप तैयार कर दी जाती है बेटे। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। फीचर आपको पता ही है, डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले काम का बंटवारा होता है। कोऑर्डिनेशन, उन सभी में कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाता है। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, पर्सन की प्लूरैलिटी की जाती है बेटे, ठीक है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारे लोग चाहिए, तो प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होता है ये। कॉमन ऑब्जेक्टिव, सभी का एक मुख्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्टिव, सभी लोग क्या आ गए। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, ये बेटे एक मशीन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। कि एक पूरा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। तो एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम की तरह काम किया जाता है। मशीन में कोई भी एक पुर्जा बेटे खराब रह जाए तो पूरी मशीन फिर खतरनाक हो जाते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग में एक भी डिपार्टमेंट अगर हमने बेटे केयरलेसनेस दिखा दी, वहां पर लापरवाही दिखा दी बेटे, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इसका फर्क पड़ता है। फिर की इंपॉर्टेंस, भाई स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कौन किसका बॉस है एकदम क्लियर हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का परफेक्ट यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल होता है। अडेप्टेशन टू चेंज बेटे, ठीक है, जो एम्प्लॉय होता है वो नेक्स्ट हायर जॉब के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो जैसी कोई वैकेंसी खाली होती है, वैकेंसी में चेंज आता है, उसे भरने के लिए नेक्स्ट एम्प्लॉय रेडी रहता है। तो अडेप्टेशन टू चेंज इजिली होता है रिलेटेड टू कॉस्ट। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बेटे, कोई काम को छोटे छोटे भाग में बांट दिया है, स्पेशलाइज्ड पर्सन को सौंपा है, इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका प्रशासन है वो भी काफी अच्छे ढंग से काम करता रहेगा बेटे, ठीक है। इसके बाद था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, हर पर्सनल की डेवलपमेंट हो जाती है। पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय से होता है। तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट बड़े अच्छे से हो जाते हैं बेटे, और फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है। अब आ जाइए कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की अवधारणाएं हम डिस्कस करेंगे। अब दो तरह से बेटे इसकी अवधारणा होती है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग की जो अवधारणा है वो दो तरह से होती है। एक तो ऑर्गेनाइजिंग को हम फंक्शन मान के चलते हैं, ठीक है, और एक इसको हम बेटे प्रोसेस मान के चलते हैं। तो प्रोसेस तो डेफिनेटली है, सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग किसी एक सिंगल स्टेप में तो पूरा होगा नहीं। इसके लिए वेरियस स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वेरियस स्टेजेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है वैसे। तो पहली कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, तो पहली अवधारणा आपसे ये कहती है। और सेकंड अवधारणा हमसे क्या कहते हैं बेटे, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो ऑर्गेनाइजिंग आपको स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप प्रोवाइड करा कर देती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के दौरान ही तय किया जाता है कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा बेटे, ठीक है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके प्रति अकाउंटेबल होगा। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग के दौरान ही तय की जाती है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग को हम एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं बेटे। तो सेकंड अवधारणा इसकी होती है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप भी है बेटे, रिलेशनशिप का ढांचा होता है ये।
ठीक है, क्योंकि हम बॉस एंड सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप तैयार की जाती है, ठीक है, बॉस एंड सबॉर्डिनेट। तो देख लीजिए ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस में आपको पता है कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शन दैट हैज बीन परफॉर्म इन अ सिंगल स्टेप, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एक सिंगल स्टेप में तो होता नहीं बेटे, तो इसके लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स या वेरियस स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, इसके लिए हमें वेरियस स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। और जहां पर भी हमें वेरियस स्टेप्स फॉलो करने पड़ जाए तो सिंपल सी बात है, वो एक प्रोसेस हो जाती है, प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। बट इट इज अ चेन ऑफ वेरियस फंक्शन, तो एक सिंगल स्ट्रोक या सिंगल स्टेप में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक चेन में पूरी प्रक्रिया होती है, स्टेप वाइज पूरी की जाती है। इट इंक्लूड गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए वेरियस स्टेप की बात कर रहे हैं, तो पहले स्टेप में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं भाई, ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ईच डिपार्टमेंट के बेटे, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं हम, फिर उन ऑब्जेक्टिव की हमें, ठीक है, उन एक्टिविटीज की हमें बेटे ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ग्रुपिंग करने के बाद हमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बतानी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद हमें अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी असाइन करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये 4 या 5 स्टेप में पूरी होने वाली प्रक्रिया है, सिंगल स्टेप में नहीं होती, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस कहलाता है बेटे। ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनाइजिंग हमेशा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है, मानव प्राणियों से, क्योंकि हम मानव प्राणियों को बेटे अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें जॉब पर लगाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि कौन आपका बॉस है बेटे, कौन आपका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग हमेशा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है, एंड ह्यूमन कंडक्ट इज डीपली इफेक्टेड बाय कंडीशन ऑफ वर्क। जो ह्यूमंस होते बेटे कंडीशन ऑफ वर्क से इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल से इफेक्ट होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी से इफेक्ट होते हैं, चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते हैं। तो इन सभी चीजों का जो इफेक्ट है वो ह्यूमन कैपेबिलिटी पर पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग has also to be changed according to these changes। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है बेटे इन चेंजेस के अनुसार चेंज होती रहती है, ठीक है, जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसीज, ये बढ़ने के साथ ऑर्गेनाइजिंग में बढ़ती चली जाती है। भाई एक पर्सन लगातार काम करके उस जॉब को पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका है, तो उसे नेक्स्ट हायर जॉब के लिए हम तैयार करते हैं बेटे। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट में चेंज आने के साथ साथ चेंज होती रहती है। Hence, इसलिए Organizing as a process can also be described as a dynamic element। तो इसे हम प्रोसेस के रूप में एक डायनामिक एलिमेंट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। A detailed information about organizing as a process will be studied in the same chapter। इसी चैप्टर में हम इसी टॉपिक के बाद ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे, 4 स्टेप में ये ऑर्गेनाइजिंग पूरी होते बेटे। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है। पहली अवधारणा पूरी हो चुकी है कि ऑर्गेनाइजिंग एक सिंगल स्टेप में नहीं होती, इसके लिए वेरियस स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होती है। सेकंड पर चलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ रिलेशनशिप का बेटे क्या मतलब है? रिलेशनशिप का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या रिलेशनशिप है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका बेटे सबऑर्डिनेट है। क्योंकि बॉस जो होता है उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। वो अपने सबऑर्डिनेट को बेटे डिसीजन देता है, वो उनको बताता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है बेटे, ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो केवल अपने बॉस के प्रति ही अकाउंटेबल होते हैं। जिस बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया है बेटे, उनकी अकाउंटेबिलिटी उसके प्रति ही होती है। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप का मतलब आपको 2 बातों से ध्यान रखना है कि कौन किसका बॉस है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, और कौन किसको अकाउंटेबल होगा, किसके प्रति आपकी जवाबदेही अराइज होगी बेटे। तो ये आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजिंग इज स्टेटेड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो ऑर्गेनाइजिंग को हम एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप भी बता सकते हैं बेटे। अंडर दिस वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड। अब देखिए इस स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या होता है, वेरियस पोस्ट क्रिएट की जाती है बेटे, पोस्ट, ठीक है, वेरियस पोस्ट क्रिएट की जाती है। जैसे कि बेटे परचेज मैनेजर आपका हो गया, सेल मैनेजर आपका हो गया, सुपरवाइजर आपका हो गया बेटे, मार्केटिंग मैनेजर आपका हो गया। तो ये सारी पोस्ट क्रिएट की जाती है सबसे पहले, ठीक है। पोस्ट क्रिएट करने के बाद उनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप डिसाइड की जाती है बेटे, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी संबंध। और संबंध का मतलब या बॉस या सबऑर्डिनेट से है कि कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है बेटे, ठीक है।
तो ये सब चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाती है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर आल्सो डिफाइंड। ठीक है बेटे, रिलेशनशिप करने के बाद उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। अथॉरिटी तो आपको पता ही है, डिसीजन मेकिंग पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनी वर्क एनी टास्क। हेनरी फॉर्ड ने आपको बताया था सेकंड प्रिंसिपल में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, जब भी किसी को कोई टास्क सौंपी जाती है, तो उस टास्क से रिलेटेड बेटे अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर भी दी जानी चाहिए। कोई प्रॉपर अथॉरिटी अगर आपने नहीं दी तो आपके ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ठीक ढंग से कार्य नहीं हो पाएगा। तो यही बेटे ऑर्गेनाइजिंग भी बताती है कि आपको प्रॉपर अथॉरिटी प्रोवाइड करानी है अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। रिलेशनशिप लेज डाउन एज हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबऑर्डिनेट। तो रिलेशनशिप का मतलब यहाँ उससे बेटे कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। सुपीरियर का मतलब बॉस से है और सबऑर्डिनेट का मतलब उस बॉस का जो अधीनस्थ है उसके नीचे लेवल पर काम कर रहा है बेटे। जो हमसे हाई लेवल पर काम करते हैं वो हमारे बॉस या सुपीरियर कहलाते हैं। ठीक है, कहीं बॉस टर्म यूज होगी या फिर कहीं सुपीरियर टर्म यूज होगी, बात एक है बेटे। ठीक है, वो हमसे सुपीरियर है, हमसे श्रेष्ठ है, या फिर वो हमारा बॉस है जो हमें ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है कि कौन सबऑर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है बेटे। ठीक है, वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली परमानेंट। तो अलग अलग पोस्ट क्रिएट की जाती है हर डिपार्टमेंट में, और वो पोस्ट ज्यादा परमानेंट नेचर की है, यानी कि एक पर्सन को जो काम सौंप देते बेटे वही काम उसे रिपीटेडली थ्रू आउट द ईयर काम करना पड़ता है बेटे। ठीक है, therefore organizing is described as a structure of relationship। तो बेटे ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप होती है और एक स्टैटिक एलिमेंट होता है, स्थिर एलिमेंट होता है। एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टू टाइप। तो ऑर्गेनाइजेशन बेटे स्ट्रक्चर के आधार पर दो तरह का हो सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इसे भी हम लेटर ऑन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कांसेप्ट। अब इन दोनों कांसेप्ट का ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, इनका कंपैरिजन किया जा रहा है बेटे। देखिए, so far as a similarity की जहां तक हम बात करें, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लुक्ड अपॉन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट अंडर बोथ द कांसेप्ट। तो दोनों ही कांसेप्ट में हमें एक ग्रुप तैयार करने पड़ रहा है, प्रोसेस में भी तैयार ही होते हैं ग्रुप के बेटे, और यहाँ भी ग्रुप हमें तैयार करने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट हमें तैयार करने पड़ते हैं। These parts are both tangible and intangible, और दोनों ही tangible और intangible होते हैं, क्योंकि ह्यूमन, मटेरियल, मशीन, मनी, वेटेज, ठीक है, ये सारे टेंजिबल है। और इनटेंजिबल में आते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे इंटेंजिबल है जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते बेटे। तो यहाँ भी इन चीजों की बात होगी और वहां भी इन चीजों की बात होगी बेटे। तो दोनों में ये सिमिलैरिटी आ गई। ठीक है, बोथ द कंसेप्ट ले स्ट्रेस अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, और दोनों में ही रिलेशनशिप की बात की जाती है बेटे। तो ये तो थी सिमिलैरिटी। अब डिसिमिलैरिटी देखिए, ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, there are certain difference between both the concept। अब दोनों ही concept में कुछ difference है। According to the concept of organizing as a process, तो process के रूप में organizing is that function which continues throughout the existence of enterprise। तो organizing वो function होता है जो लगातार organization में exist करता है, लगातार अस्तित्व रहता है बेटे organization के अंदर। ठीक है, functions के रूप में organizing का। एंड चेंजेस गो ऑन टेकिंग प्लेस, और इसमें लगातार चेंजेस भी होते रहते हैं। तो प्रोसेस में बेटे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जब एक पर्सन मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, तो उसका जो नेक्स्ट सबऑर्डिनेट होता है उसे हमें प्रमोट करना पड़ता है। तो प्रोसेस के रूप में यहाँ चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस अलाउड हैं बेटे। ठीक है, तो डिसिमिलैरिटी में आपने क्या देखा कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस जो है, यहाँ पर तो चेंजेस अलाउड होते हैं, वी कैन डू द चेंजेस, वी कैन अलाउ द चेंजेस बेटे। ठीक है, here in man is a central point, man central point होता है बेटे। many factor affecting them, man को, human being को कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। and changes have been introduced accordingly, और इसी के अनुसार हमें यहाँ चेंजेस करने पड़ते हैं। on the other hand, दूसरी तरफ देखिए हम यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप के रूप में बेटे, according to that concept organization is structured as a relationship, posts are established in the organization and authority and responsibility of each post are assigned। तो यहाँ पर पोस्ट क्रिएट की जाती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। therefore here under this concept more attention is paid to the posts which are stable। तो यहाँ पर बेटे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है।
तो अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सिमिलैरिटी तो बहुत सारी है इनमें, डिफरेंस केवल एक ही है कि यहाँ पर हम चेंजेस इजीली कर सकते हैं, चेंजेस अलाउड होते हैं बच्चे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, किसी एक फैक्टर में भी चेंज आता है तो पूरे प्रोसेस को हमें चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाते हुए थे, तो उसमें फिर बाद में चेंज करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये स्टैटिक होते हैं, स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक ही डिफरेंस है, प्रोसेस के रूप में चेंजेस अलाउड हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के रूप में चेंजेस अलाउड नहीं है बेटे। ये टॉपिक खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। देखिए अब आप प्रोसेस कहते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 4 स्टेप है इसकी प्रोसेस में, इंपॉर्टेंट है काफी, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो देख लेते हैं इसको हम। देखिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क बेटे। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट ही कहां से होती है, डिवीजन ऑफ वर्क से। सबसे पहले तो हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन एक्टिविटीज को बांटते हैं बेटे, उनका डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने पास आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहले तो हमें एक्टिविटीज को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है और फिर उनको बेटे बांटना है, उन्हें डिवाइड करना है। तो देखिए द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला काम ऑर्गेनाइजिंग में होता है एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें बांटना बेटे, उन्हें लोगों में बांटना, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीजें हम डिवाइड करते हैं, वर्क को बांटते हैं बेटे। एट दिस स्टेप, इस स्टेप का टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट। तो इस स्टेप में जो टोटल बड़ा काम है, बड़ा काम बेटे हमें प्रोडक्ट तैयार करना, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे काम हमें करने पड़ते हैं भाई। उस प्रोडक्ट से हमें रिलेटेड परचेस करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल परचेस करके लाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा बेटे, प्रोडक्शन के बाद सेल करनी पड़ेगी, सेल बढ़ाने के लिए हमें उसकी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हमें पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है बेटे। तो एक पर्टिकुलर काम के बहुत सारे बेटे सब पार्ट होते हैं, एक बड़ा काम है उसके छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं बेटे। तो इस स्टेप के अंदर सबसे पहले तो जो एक टोटल वर्क है उसे स्मॉल एक्टिविटीज में, वेरियस एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल द वेरियस एक्टिविटी ऑफ ए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब देखिए हमें मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना है बेटे, तो मोबाइल फोन से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है। देखिए मोबाइल फोन का मेरे को प्रोडक्शन करना है बेटे और मैं अब इसकी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने वाला हूं। अब देखिए वेरियस एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है बेटे इसकी, ठीक है। तो देखिए जो वेरियस एक्टिविटी हो सकती है, सबसे पहला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो पहली एक्टिविटी कौन सी हो सकती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। भाई मोबाइल बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की डेफिनेटली आवश्यकता पड़ेगी बेटे, ठीक है। तो मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, ये हो गई आपकी पहली एक्टिविटी। सेकंड है बेटे परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स। भाई मोबाइल के लिए हमें पार्ट्स भी खरीदने पड़ते हैं, जैसे हम मान लीजिए बॉडी अलग से मंगवाए, मैग्नेट उसमें जो लगता है वो अलग से मंगवाए, बैटरी जो मोबाइल में लगती है वो अलग से मंगवाए बेटे। तो रॉ मटेरियल के साथ साथ कई बार हमें पार्ट्स भी खरीदने पड़ जाते हैं बेटे, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी है वो सभी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकती। ये नहीं कि वो फोन की बैटरी भी खुद ही बनाए, बैटरी में ठीक है, और फोन में जो मैग्नेट लगता है वो इसके लिए वो भी खुद ही बनाए बेटे, फोन की बॉडी भी खुद ही बनाए, ठीक है, डिस्प्ले भी खुद ही बनाए, ऐसा नहीं होता बेटे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हमें रॉ मटेरियल के साथ साथ बेटे कुछ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स भी खरीदने पड़ते हैं। सो परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, सेकंड एक्टिविटी बेटे परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। तो सेकंड स्टेप बेटे ये था, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे, फिर उन्हें बांटेंगे बेटे। तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट खरीदा, अब हम थर्ड एक्टिविटी पहचान रहे हैं प्रोडक्शन। अब हम बेटे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उत्पादन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मशीनों से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। फोर्थ है बेटे स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का स्टॉक करेंगे बेटे, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को हम स्टॉक करना शुरू करेंगे बेटे।
ठीक है, गुड्स को स्टॉक करने के बाद क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे बेटे। रिसर्च हमेशा की जाती है भाई, एक नया मेथड फाइंड आउट करने के लिए, नई टेक्निक की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो हम रिसर्च करके देखेंगे भाई कोई नई टेक्निक अगर हम डिस्कवर कर सकेंगे तो कर सकते बेटे। और आज के समय तो आप देखिए फोन की बेटे, फोन बनाने की बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक आ चुकी हैं, नई नई टेक्निक से फोन बनाए जाते हैं। पहले फोन बहुत महंगे होते थे पर आज के समय बहुत सस्ते हो चुके हैं, क्योंकि टेक्निक्स आती रहती है, टेक्निक में डेवलपमेंट होता रहता है बेटे। ठीक है, तो जब भी एक नई टेक्निक आती है बेटे तो वो काम को कम समय में कम कॉस्ट में करके देती है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो रिसर्च हम करेंगे। रिसर्च के बाद बेटे 6 स्टेप आपका आता है एडवर्टीजमेंट। भाई मोबाइल जब बन जाता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट जरूरी होती है। एडवर्टीजमेंट आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं बेटे। ठीक है, इसके बाद आता है सेल बेटे। 7th स्टेप आपका आ गया सेल। भाई मोबाइल फोन को फिर हम सेल करेंगे। ठीक है, सेल के बाद क्या आता है आपका फाइनेंशियल अरेंजमेंट। भाई इन सब काम के लिए तो पैसा चाहिए बेटे। ठीक है, और फाइनेंस तो ब्लड का काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो फाइनेंस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनेंस अरेंजमेंट, पैसे का अरेंज करेंगे बेटे। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, पैसों का अरेंजमेंट हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 9th आता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को तैयार करेंगे भाई। ठीक है, एक सीए आएगा या जूनियर अकाउंटेंट आएगा जो अकाउंट्स तैयार करेंगे बेटे। ठीक है, सो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स हम तैयार करेंगे। ठीक है, नीचे खत्म हो चुके हैं बेटे जगह, तो अब मैं साइड में ले लेता हूँ। अकाउंट्स के बाद कोरस्पोंडेंस का काम होगा 10th पे बेटे। ठीक है, कोरस्पोंडेंस, ये सारे काम है बेटे, इन्हें सक्सेसफुली करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग की जाएगी इन सबकी। फिर अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, 11वीं एक्टिविटी है अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो आपने देखा कि एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को ये 11 डिफरेंट एक्टिविटीज का निर्धारण करना पड़ा बेटे। तो जब कोई भी कंपनी करेगी काम तो सबसे पहले वो इन एक्टिविटीज का निर्धारण करेगी, इन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेगी बेटे। अब पहला स्टेप पूरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग का, हमने एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली है। अब हमें उसको डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना है और हम बांट भी देंगे। बांटने से पहले अब हम उनको डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बेटे, फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, जो पहली 2 एक्टिविटी है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, सोच के देखिए परचेज का काम है बेटे। फर्स्ट 2 एक्टिविटीज मैंने अंडरलाइन कर दी। पहली 2 एक्टिविटीज किसका काम होगा, परचेज ग्रुप का, और जिसे हम क्या नाम देंगे, परचेज डिपार्टमेंट। रिमेंबर वेरी केयरफुली, परचेज रिलेटेड जो कार्य है वो दिया जाएगा परचेज डिपार्टमेंट का बेटे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सही से दिख सके। ठीक है बेटे, तो ये तो काम मैं दूंगा परचेज डिपार्टमेंट को। ठीक है, क्योंकि मुझे अब ग्रुपिंग करनी है ना इनकी, ग्रुपिंग करनी है बेटे। ऑर्गेनाइजिंग में तो होता ही है, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन भी होता है। कल से बता रहा हूं आपको कि ग्रुपिंग करने का मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी हमें डिपार्टमेंट तैयार करना है। तो उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी बेटे, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, रिलेशनशिप डिफाइन कर दी जाएगी, यही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो फिलहाल मैं ग्रुपिंग बता रहा हूँ कि ग्रुपिंग कैसे होती है। तो देखिए परचेज रिलेटेड काम जो होता है वो हम परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट तैयार करते हैं जो कहलाता है आपका परचेज डिपार्टमेंट बेटे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोडक्शन का कार्य है, गुड्स को स्टॉक करने का कार्य और रिसर्च का कार्य बेटे। क्योंकि जो रिसर्च होती है वो प्रोडक्शन के मेथड से होती है। ठीक है, कि भाई प्रोडक्शन करने का कोई और मेथड हमें मिल जाए, कोई और तरीका हमें मिल जाए बेटे। तो जो नेक्स्ट 3 एक्टिविटी है आपकी, ठीक है, प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ मटेरियल और रिसर्च, ये सारा काम आपका होगा सेकंड डिपार्टमेंट का, जिसे मैं नाम दूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या नाम दूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखिए ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो रही है, ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी हो रही है। फिर से बताता हूं बच्चे, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है या ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी हो रही है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट और सेल्स का काम बेटे किसका होता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट और सेल्स का काम होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। ठीक है, मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए किया गया कोई भी कार्य, प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए किया गया कोई भी कार्य मार्केटिंग कहलाता है वैसे। तो जो एडवर्टीजमेंट और सेल्स का काम है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है। तो ये हमने थर्ड ग्रुपिंग कर दी जिसे हमने नाम दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेटे। क्या नाम दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यस इट इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेटे। इसके बाद आ रहा है फाइनेंस, अकाउंट्स, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस। इन तीनों एक्टिविटीज का हम ग्रुप बना लेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने यहाँ लिख दिया बेटे 10th पर।
ठीक है, तो 8, 9 और 10th एक्टिविटी, ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख कर देता हूँ और यहाँ पर ही लिख देता हूँ ये 10th एक्टिविटी का नाम, जो कि कॉरस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, सब चीजें तैयार करना, ठीक है, यहाँ से मिटाकर मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ बेटे। तो देखिए, फाइनेंस, पैसा अरेंज करना, अकाउंट्स और कॉरस्पॉन्डेंस, ये तीनों काम एक ही डिपार्टमेंट के काम होते हैं, इनके लिए एक ही ग्रुप या एक ही डिपार्टमेंट तैयार किया जाएगा, जो कहलाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट बेटे। तो 4 डिपार्टमेंट बन चुके हैं आपके, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और जो लास्ट काम है बेटे, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की अरेंजमेंट करना, उनकी सैलरी तय करना, उन्हें कंपनसेशन देना, उनका प्रमोशन करना बेटे, ये सारा काम होता है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट का। किसका? पर्सनल डिपार्टमेंट। अच्छा, पहले इसे पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता था, लेकिन आज के सिनेरियो में इसे कहा जाता है एचआर डिपार्टमेंट बेटे। तो जिनके पास बुक्स है, वहां जो पर्सनल डिपार्टमेंट लिखा हुआ है उसे स्लैश मार के आप एचआर डिपार्टमेंट भी लिख लीजिए। तो बेटे ये सारा काम होता है एचआर डिपार्टमेंट का, ठीक है, या फिर इसे हम पर्सनल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो देखिए, तो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने तक का काम पहले स्टेप में होता है बेटे, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क करते हैं। ये जो अभी अभी मैंने सारा काम करके दिखाया, ये काम था बेटे सेकंड था, ठीक है, सेकंड पॉइंट था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। और सेकंड पॉइंट क्या था? डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। सेकंड क्या था बेटे? सेकंड स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का? ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट तैयार करना। तो देखिए, सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन बेटे, ठीक है। तो देखिए, पढ़ देता हूं इस पॉइंट को। भाई बता रखा है द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज स्टार्ट वंस द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन डिजाइंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एक बार जब हम वेरियस एक्टिविटी को डिजाइन कर लेते हैं, हम निर्धारण कर लेते हैं भाई कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाते हुए थे, तो उसके बाद फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का काम आपका शुरू हो जाता है। The activities of same nature are grouped together. जो सेम नेचर की एक्टिविटी है उनके ग्रुप तैयार कर लिया जाता है। जैसे ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट सेम था, परचेज से रिलेटेड था, तो इसके लिए परचेज डिपार्टमेंट। तो सिमिलर एक्टिविटीज के लिए ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा भाई कि हम ग्रुपिंग तैयार कर देते हैं और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को असाइन कर देते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ये परचेज करना परचेज डिपार्टमेंट का काम है। प्रोडक्शन, गुड्स का स्टॉक, रिसर्च एक्टिविटी करना बेटे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। एडवर्टीजमेंट और सेल्स जो हो गए वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है बेटे, ठीक है। और इसके बाद जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गए, कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम है बेटे। और लास्ट में जो अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल होता है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है बेटे। सो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन हैज बीन शोन इन दिस पर्टिकुलर फिगर। तो ये फिगर आपको दिखा रखा है बेटे, ठीक है। तो इसके जरिए आप देख सकते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे किया जाता है बेटे, ठीक है। नोट देखिए, नीचे एक नोट दे रखा है, उसको मैं पढ़ना पसंद करूंगा आपके लिए कि if the said mobile phone producing company has its own textile business also। देखिए, अब यही कंपनी मान लीजिए फोन भी बना रही है और टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी कर रही है, यानी सूती कपड़ा उद्योग भी है उनका बेटे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ द कंपनी विल बी क्रिएटेड। तो अगर बेटे दो प्रोडक्ट बना रही है तो कंपनी का डिवीजन किया जाएगा। मोबाइल फोन, टेक्सटाइल, मोबाइल फोन का अलग मैनेजर संभालेगा और बेटे जो ये टेक्सटाइल था उसका अलग मैनेजर संभालेगा। याद है बेटे, हेनरी फॉर्ड का एक प्रिंसिपल आया था, ठीक है। एक था यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही बताया था कि जब कंपनी के पास दो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्लान, अलग अलग हेड होना चाहिए बेटे, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि अगर कंपनी दूसरा प्रोडक्ट भी बनाती है तो भाई पहले तो हम कंपनी को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगा बेटे। तो दो डिवीजन हो जाएगी, मोबाइल डिवीजन, टेक्सटाइल डिवीजन। देन इन एवरी डिवीजन ऑल द एक्टिविटी विल बी डिटरमाइंड। तो मोबाइल के लिए अलग एक्टिविटी होगी और उस टेक्सटाइल के लिए अलग एक्टिविटी होगी, ठीक है। जो ये जो प्रोसेस है बेटा इसे हम उसमें यूज नहीं कर पाएंगे कि उसका अपना अलग बिजनेस है, अलग डिमांड है, अलग कस्टमर होते हैं, इनकी अलग डिमांड है। तो सेम एक्टिविटी उसमें हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो उसके लिए अलग एक्टिविटी होगी, इसके लिए अलग एक्टिविटी होगी बेटे। तो अलग अलग काम करना डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है, या डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है बेटे।
तो ये था आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपने एक्टिविटीज का निर्धारण कर लिया बेटे, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद डिवाइड कर दिया एक्टिविटीज को, और अब हमने सिमिलर एक्टिविटीज की ग्रुपिंग भी तैयार कर दी जिसे हमने नाम दिया डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड आ रहा है आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बेटे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, ड्यूटीज को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कहते हैं बेटे, ध्यान रखिएगा। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी वर्ड यूज होता है हमेशा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ड्यूटी से ही होता है, यानी वर्क से भी होता है। ठीक है, तो इन ड्यूटीज का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आपने देखा हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, परचेज डिपार्टमेंट हमने बना दिया। अब परचेज डिपार्टमेंट को उसकी ड्यूटी, उसका काम सौंपने की बारी आ गई है बेटे। कौन क्या करेगा अभी डिसाइड करने की बारी आ गई है। तो अब हम ड्यूटी असाइन कर देंगे। ह्यूमन एम्प्लॉय जो अपने काम में एक्सपर्ट होगा बेटे, उसे उससे रिलेटेड टास्क, उससे रिलेटेड ड्यूटीज असाइन करके दे देंगे। और रिमेंबर बेटे, हम स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करेंगे और स्पेशलाइज्ड लोगों को स्पेशल वर्क ही सौंपेंगे। ठीक है, देखिए एट दिस स्टेज यानी थर्ड प्रोसेस में द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और कॉस्ट इज डिसाइडेड। तो हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट डिसाइड कर दी जाएगी। द परचेज मैनेजर विल बी गिवन टास्क फॉर परचेजिंग द गुड्स। परचेजिंग मैनेजर को बेटे परचेज रिलेटेड टास्क सौंप दी जाएगी, सेल मैनेजर को सेल रिलेटेड टास्क सौंप दी जाएगी, एडवर्टीजमेंट मैनेजर को बेटे एडवर्टीजमेंट का काम सौंपा जाएगा, फाइनेंस मैनेजर को बेटे फाइनेंशियल अरेंजमेंट का काम सौंपा जाएगा। यानी कि इस थर्ड स्टेप में हम ड्यूटीज असाइन कर देंगे। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट परचेज मैनेजर के हाथ में, सेल डिपार्टमेंट सेल मैनेजर के हाथ में, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस मैनेजर के हाथ में। ठीक है, व्हेन व्हाइल असाइनिंग द ड्यूटीज, ड्यूटियां असाइन करते समय, ड्यूटियां सौंपते समय, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ वर्क एंड कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो व्यक्ति जो काम अच्छे से एफिशिएंट ढंग से कर सकता है, हम उसे वही काम सौंपे। ये नहीं कि हम बेटे उसे वो काम सौंप दे जो उसे आता ही नहीं करना। अगर ऐसा हमने किया बेटे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, उसकी खुद की लाइफ को खतरा होगा। ठीक है, मान लीजिए मशीन जो है एक एम्प्लॉय को चलानी आती नहीं है और हमने उससे कह दिया इस मशीन पर काम करो आप जाके बेटे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी गलत व्यवहार है, उस पर्सन के साथ भी गलत व्यवहार है। तो ड्यूटियां असाइन करते समय हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो पर्सन जिस काम में केपेबल है, जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है, उसे वही काम मिलना चाहिए, कोई और काम नहीं मिलना चाहिए बेटे। ठीक है, तो ये था असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। और लास्ट में बेटे एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशन। बेटे इंपॉर्टेंट वर्क है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटे, कि एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशन। एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशन, तो रिलेशन वर्ड आ चुका है बेटे, और रिलेशन का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं यहाँ इस चैप्टर के अंदर। रिलेशन का मतलब हमेशा बॉस और सबॉर्डिनेट के रिलेशन से होगा, कि कौन बॉस है और कौन सबॉर्डिनेट है। बॉस को यहाँ सुपीरियर भी हम कहेंगे बेटे। ठीक है, तो बुक में अगर कहीं सुपीरियर वर्ड यूज हो जाए तो उसका मतलब भी बॉस सही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन वर्क फॉर द सेम गोल, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सेम गोल के लिए काम करते हैं बेटे, तो उनके बीच इंटर रिलेशनशिप डिफाइन करना, इंटर रिलेशनशिप का निर्धारण करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ में मैं काम कर रहा हूं उसके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, वो मेरा बॉस है या वो मेरा सबॉर्डिनेट है। बॉस होगा तो उसके दिए ऑर्डर आपको मानने पड़ेंगे, सबॉर्डिनेट होगा तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हो बेटे। तो जो लोग आपस में काम कर रहे हैं उनके बीच कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा अराइज ना हो, इसके लिए हमें उनसे रिलेशनशिप डिफाइन करना बड़ा जरूरी होता है बेटे। तो इस स्टेप में क्लियर रिलेशनशिप डिफाइन की जाएगी। एवरीबॉडी शुड नो दैट, हर किसी को पता लगेगा हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबऑर्डिनेट, कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, उन सबको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर विल बी सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉय इन द परचेज डिपार्टमेंट, यानी परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय है उन सबका बॉस कौन होगा, उन सबका सुपीरियर कौन होगा, परचेज मैनेजर होगा बेटे। ठीक है, so they will receive order from him, परचेज मैनेजर से वो ऑर्डर रिसीव करेंगे और उसी के प्रति अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही भी उनकी उनके प्रति ही बनेगी बेटे। ठीक है, तो ये थी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, काफी आसान थी बेटे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अब हम पढ़ेंगे बेटे।
तो पहले डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आसान सा है, आसान सा है, 5-10 मिनट में आसानी से हो जाएगा और फिर इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर कर देंगे। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल का मतलब बेटे रूल रेगुलेशन से होता है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हमें पूरी तरह से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, रूल रेगुलेशन में कार्य करना है बेटे। तो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटे ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्योरली बेस्ड होता है ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप होती है उसे क्लियरली डिफाइन किया जाता है बेटे, ठीक है, रिलेशनशिप जो होती है वो क्लियरली डिफाइन किया जाता है। देखिए एम्प्लॉय में जब ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं बेटे तो उन्हें बता दिया जाता है कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है बेटे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उन्हें रूल्स रेगुलेशन से रूबरू कराया जाता है बेटे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉर्मली रिलेशनशिप क्रिएट होती है, जो रूल्स रेगुलेशन क्रिएट होते हैं उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चले जाइए भाई, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गए, स्कूल से बाहर निकल गए, अब कोई किसका बॉस नहीं है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपने बॉस की, आपको अपने सुपीरियर की एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उसके दिए गए ऑर्डर को पूरी तरह फॉलो करना पड़ता है बेटे, ठीक है, उसके द्वारा दिए गए डिसीजन को आपको मानना पड़ता है, इसीलिए वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ने एक फॉर्मल अरेंजमेंट किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक फॉर्मल अरेंजमेंट किया है जिसके तहत बेटे एम्प्लॉयज के बीच रिलेशनशिप क्रिएट कर दी गई है और बता दिया गया है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें फॉर्मल अरेंजमेंट कर दी जाती है रिगार्डिंग द अथॉरिटी, रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, कौन किसका बॉस, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, इससे रिलेटेड। तो देखिए A formal organization means an organization in which a formal organization ऐसा organization होता है in which responsibility, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होती है, अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होते हैं बेटे, एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप, और उनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन होती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बॉस एंड सबऑर्डिनेट वाली रिलेशनशिप। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है, यानी कौन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब टास्क से है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब किसी टास्क या किसी ड्यूटी से है, किसी वर्क से है बेटे, तो सबको पता होता है किसको क्या करना है। उसके बाद अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर, तो सबको पता है भाई डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय है बेटे वो सारे परचेज मैनेजर का ऑर्डर, परचेज मैनेजर के डिसीजन को फॉलो करेंगे, क्योंकि परचेज मैनेजर के पास अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है बेटे। और फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि बता दिया जाता है क्लियरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि हु इज द बॉस एंड हु इज द सबऑर्डिनेट, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है बेटे। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है बेटे, सबको बता दिया जाता है हु इज द बॉस, हु इज द सबऑर्डिनेट, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सबको बता दिया जाता है बेटे। चेस्टर बर्नार्ड की एक डेफिनेशन है, देख लीजिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल जब होता है when the activities of two or more person are continuously coordinated towards a common objective। तो बेटे जब दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की एक्टिविटीज को, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। देखिए टूल किट में डेफिनेशन दी हुई है, it refers to the organization structure which is designed by the management to doing a particular task, यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। या पूरी तरह से रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, म्यूचुअल रिलेशनशिप की एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हें फॉलो किया जाता है। फीचर देख लेते हैं, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर आ रहे हैं अब आपके सामने, विशेषताएं आ रही हैं आपके सामने। पहली विशेषता, इट हैज अ डिफाइंड रिलेशनशिप, पहली विशेषता देखिए, इट हैज अ डिफाइंड, डिफाइंड यानी कि क्लियरली बता दिया गया है रिलेशनशिप बेटे, ठीक है, कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पर रिलेशनशिप वर्ड बार बार यूज होगा बेटे,
ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में रिलेशनशिप वर्ड बार बार यूज होगा, और यहाँ रिलेशनशिप का मतलब है हु इज द बॉस एंड हु इज द सबऑर्डिनेट। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। पढ़ लेते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक अरेंजमेंट कर दी जाती है which clearly define the mutual relationship, जहां पर म्यूचुअल रिलेशनशिप को साफ साफ तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। एवरीबॉडी नोज देयर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, हर किसी को पता होगा कि किसकी का क्या रिस्पांसिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसको क्या ड्यूटी करनी है, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, कौन किसका बॉस है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा बेटे। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है। बॉस और सबऑर्डिनेट की, उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी, सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सेकंड देखिए, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। एब्सोल्युटली, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स डिफाइन किए जाते हैं और उन रूल्स को हमें बेटे क्लियरली फॉलो करना पड़ता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर तो आपको पता ही है बेटे, जो प्रोसीजर वो चीज होती है जो किसी भी काम को करने की सीक्वेंस तैयार करती है, किसी भी काम को करने के वेरियस स्टेप्स तैयार करते हैं बेटे। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के वेरियस स्टेप्स होते हैं, कौन काम करेगा, कब करेगा, ये सब चीजें क्लियरली डिफाइन की जाती है बेटे। और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट की जाती है, उनको फॉलो किया जाता है। देखिए, it is important to observe all the predetermined rules and procedure in the formal organization। तो formal organization में जो rules regulation है उन्हें clearly define किया जाता है। दो objective laid down under planning are thus achieved। तो जो भी आपने objective decide किए थे प्लानिंग के दौरान, उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश की जाती है बेटे। ठीक है, आगे देखिए, it is based on division of work। सिंपल सा है बेटे, जो formal organization होता है वो division of work पर based होता है। ठीक है, काम का बंटवारा किया जाता है, किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें क्लियरली डिफाइन की जाती है। सो इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये किस पर बेस्ड होता है? डिवीजन ऑफ वर्क पर, काम के बंटवारे पर। यानी जिसको जो काम सौंपा गया है उसे वो काम अपना पूरी तरह से ईमानदारी से, होनेस्टी के साथ कंप्लीट करना है। So the chief basis of formal organization is the division of work। तो इसका मुख्य काम होता है काम का बंटवारा करना। It is this connect the effort of different department। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, Fourth, it is deliberately created। तो सिंपल सी बात है, जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉस है, सबऑर्डिनेट है, जानबूझकर तैयार किया जाता है, डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। तो देख लीजिए, इट इज डेलिबरेटली, डेलिबरेटली को हिंदी में क्या कहते हैं? जानबूझकर। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। तो भाई यहाँ पर हम डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, जानबूझकर यहाँ रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है, जानबूझकर परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज का एक परचेज मैनेजर निर्धारित किया जाता है ताकि काम सुटेबल तरीके से अच्छे ढंग से चल सके। तो सिंपल सी बात है, ये जानबूझकर तैयार किया जाता है, ये अपने आप नहीं बनता। ये कोई फॉर्मल अरेंजमेंट है जिसे जानबूझकर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, ये अपने आप तैयार नहीं होता बेटे। फोर्थ, इट इज इम्पर्सनल। पर्सनल यानी आपके यहाँ व्यक्तिगत फीलिंग का कोई महत्व नहीं है, यहाँ वर्क इंपोर्टेंट करता है बेटे। आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, आपको कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद काम ही करोगे, रेस्ट नहीं करोगे बेटे। तो यहाँ आपकी पर्सनल फीलिंग की कोई कदर नहीं की जाती, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बना है, और रूल यही कहता है कि एक बार आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, यू हैव टू डू द वर्क। इट डजंट मैटर कि आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये इम्पर्सनल होता है, यहाँ आपके व्यक्तिगत फीलिंग बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मायने रखते हैं बेटे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, अपनी पर्सनल फीलिंग को भूल जाइए, प्रैक्टिकल लाइफ में जिए, पर्सनल फीलिंग भूल जाइए एक बार ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हो तो। देखिए बेटे, पर्सनल फीलिंग आर टू बी इग्नोर्ड हियर। तो यहाँ पर पर्सनल फीलिंग की कोई कदर नहीं है बेटे, यहाँ इंसान की कदर नहीं है, इंसान के कार्य की कदर है बेटे। तो कार्य मैटर करता है, इंसान मैटर नहीं करता। तो देखिए, पर्सनल फीलिंग इग्नोर की जाती है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज नॉट द पर्सन बट द वर्क दैट हैपेंस टू बी डिफरेंट। तो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर वर्क इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है। सिक्स है, इट इज मोर स्टेबल। बेटे स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर, सिंपल सी बात है।
ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, लंबे समय तक आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप की कदर करनी पड़ती है, अपने बॉस की कदर करनी पड़ती है, बॉस के ऑर्डर को मानना पड़ता है बेटे, तो इसीलिए यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, लंबे समय तक ये ऑर्गेनाइजेशन बेटे काम करता है। तो चेंजेस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इजीली, तो यहाँ पर चेंजेस आसानी से नहीं हो सकते बेटे, चेंजेस को हम नहीं कर सकते बिकॉज द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर विशेस, सो इट इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है बेटे। तो ये थे इसके फीचर। एडवांटेज देख लीजिए एक बार जल्दी से, मुझे पता है टाइम हो चुका है लेकिन 2-4 मिनट एक्स्ट्रा मैं ले लेता हूँ, ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो एडवांटेज देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेटे, थोड़ा जल्दी फिनिश कर देता हूँ। एडवांटेज, तो एडवांटेज में है इट इज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता ही है आपको, जवाबदेही बेटे, ठीक है, क्या होता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब, जवाबदेही। तो भाई क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने सबको बता दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या काम करना है, आपको अथॉरिटी दे दी भाई, परचेस डिपार्टमेंट में परचेस मैनेजर को सारी अथॉरिटी दे दी कि आप जो रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हो कीजिए, आप जिस कॉस्ट पे करते हो कीजिए, बस हमें बेटे अच्छे से क्वालिटी वाला मटेरियल खरीदना है। और मान लीजिए सारी छूट देने के बाद आप जो मटेरियल लेकर आए वो बेकार निकला, उससे हमारा सारा प्रोडक्शन खराब हो गया बेटे, तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो आपकी ही बनती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जवाबदेही मांगना, जवाबदेही क्रिएट करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमने जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आपको दे दी तो जवाब भी आप ही दोगे। ये नहीं कि डिसीजन आप ले रहे हो और आप जवाबदेही किसी और पे थोप रहे हो, ऐसा नहीं होगा बेटे। तो क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है, तो इसीलिए इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को बेटे इजिली हम एप्रीहेंड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एंड इन दिस वे देयर अकाउंटेबिलिटी कैन आल्सो फिक्स, और उनकी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा सकती है। सेकंड है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ओवरलैप तो आपको पता ही है एक दूसरे में मिल जाना, तो काम एक दूसरे में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक पर्सन को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है बेटे, एक ही काम सौंपा जा रहा है, जो उस काम में स्पेशलाइज है वही काम सौंपा जा रहा है, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये भी एडवांटेज है कि नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क बेटे समझते हैं ना, गड़बड़ हो जाना, काम एक दूसरे में बेटे मिल जाना, ठीक है, सारा काम अस्त व्यस्त हो जाना, तो ऐसी कोई गुंजाइश यहाँ होगी ही नहीं बेटे। तो देखिए एवरीथिंग मूव्स इन अ ऑर्डरली मैनर, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऑर्डर वाइज चलेगा, पूरी व्यवस्था के साथ चलेगा बेटे। सो देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट आउट, तो कोई भी काम ना तो छूटेगा और ना ही अननेसेसरी बेटे डिले होगा, अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, यानी सिंपल सेंस में ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी होगी ही नहीं। थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल, तो हेनरी फ्योल ने आपको यूनिटी ऑफ कमांड का एक प्रिंसिपल दिया था, और उस प्रिंसिपल में कहा था कि वन सबऑर्डिनेट will receive one order at one point of time from one superior only, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो एक सबोर्डिनेट होगा एक समय पर एक ही ऑर्डर रिसीव करेगा बेटे, एक टाइम पर वो 2-4 ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा और एक ही ऑर्डर रिसीव करेगा। एक ही ऑर्डर रिसीव करने से उसे फायदा ये होगा कि उसके पास एक ही काम है करने के लिए, तो वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ वो काम में लग जाएगा और काम को पूरा करेगा बेटे। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, रूल्स रेगुलेशन के थ्रू चलता है, तो इसीलिए हेनरी फ्लोर का जो प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड, उसे यहाँ पर अप्लाई करना पॉसिबल है, आसानी से वो अप्लाई हो सकता है, यानी एक एम्प्लॉय को हम एक ही काम सौंपेंगे, एक से ज्यादा काम नहीं सौंपेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड को आसानी से फॉलो हम कर लेंगे। इजी टू गेट गोल, फोर्थ बेटे इजी टू गेट गोल, गोल को प्राप्त करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन को एक स्पेशलाइज्ड वर्क सौंपा गया है, वो उस काम में एक्सपर्ट है बेटे, तो जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं वो उस काम को अच्छे से करते हैं, तो मटेरियल और मशीनें जो है और ह्यूमन रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और गोल प्राप्त करना आसान हो जाएंगे। फिफ्थ है स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी यानी कि स्थायी, तो बेटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, तो सारे के सारे पीपल जो है रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करेंगे बेटे और अपनी अथॉरिटी को प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली फॉलो करेंगे भाई, जो उनके बॉस है उनके ऑर्डर को वो आसानी से मानेंगे, तो दिस लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशनशिप, तो आप अपने बॉस के ऑर्डर को मानोगे, रिलेशनशिप अच्छे क्रिएट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट होगी बेटे, कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएगा नहीं। तो ये थे इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज वो देख लीजिए, नंबर 1 है डिले इन वर्क, तो काम में बेटे कई बार देरी हो जाएगी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते करते कई बार बेटे अपॉर्चुनिटियां छूट जाती है, काम में देरी हो जाती है, अननेसेसरी डिले हो जाता है काम को करने में।
सेकंड है लैक ऑफ इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज में जो इनिशिएटिव की भावना होती है, यानी काम को आगे बढ़ के काम करने की जो प्रेरणा या भावना या मोटिवेशन होती है, उसमें कमी आ जाएगी। तो द एम्प्लॉय हैव टू डू व्हाट दे आर आस्क्ड टू डू, तो एम्प्लॉय से जो करने के लिए कहा जाएगा वो वही काम करेंगे, वो आगे से खुद इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे। एंड दे डू नॉट हैव अ चांस ऑफ सम इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और ना ही कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कोई स्वतंत्र सोच उनके अंदर आ पाएगी बेटे। तो देयरफॉर इट किल्स द इनिशिएटिव, तो इससे इनिशिएटिव मर जाएगा। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मशीनीकरण हो जाएगा एक तरह से। मैकेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मशीनीकरण, ठीक है। तो रिलेशनशिप ऑफ द पीपल आर डिफाइंड, तो यहाँ रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है। दिस लीव नो चांस ऑफ म्यूचुअल इंटरप्ले, तो इसे म्यूचुअल इंटरप्ले के जो चांस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। भाई म्यूचुअल इंटरप्ले का क्या मतलब होता है कि भाई ये काम आप कर लो, ये काम मैं कर लेता हूँ, अगले दिन मेरा काम आप कर लो, आपका काम मैं कर लेता हूँ, ये होता है इंटरप्ले बेटे। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशन अथॉरिटी बता दी, किसको क्या करना है ये भी बता दिया, यानी म्यूचुअल इंटरप्ले के चांस ही खत्म हो गए बेटे, ठीक है। Thus the knowledge of other people and their experience cannot be exploited, तो बाकी जो लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे बेटे, तो ये भी इसकी कमी होती है। तो ये था आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कल जब हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को तो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे बेटे। और जिन बच्चों ने आज क्लास नहीं ली होगी, अब उनके घर पे मैं फोन करना शुरू कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल मैडम का ऑर्डर है भाई, जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं उनसे रीजन पता कीजिए और फिर मुझे मैडम को भेजना बेटे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये 13 बच्चे आज आए हैं कल भी आए, वरना आप लोगों के कल घर पे फोन पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, योर क्लास इज ओवर। थैंक यू बेटे।